आज हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का नहीं है, जीके और इंग्लिश का है। जीके के जिसमें क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। किस सेक्शन से सर आपको? सर जीके के जो क्वेश्चन है वो टोटल पॉलिटी के क्वेश्चन। इंग्लिश में आपको एरर फाइंड करना है, और जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और वो ग्रामर के हैं, उसमें स्पॉटिंग का एरर के क्वेश्चन है। आपको ये मतलब 10 क्वेश्चन में सिर्फ आपको एबीसीडी फॉर्म में बताना किस सेक्शन में आपको एरर है। तो कल हम लोग बात ये कर रहे थे कि मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के लिए एवरेज ऑन आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा था। तो ये टाइम ऐसे नहीं दिया जाता, पूरी तरह से कैलकुलेट किया गया है। जामिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारी चीजें आती हैं, तो अगर आप जीके और इंग्लिश से अगर टाइम को जब सेव कर लेते हो, वो टाइम कहाँ दिया जा सकता है? मैथमेटिक्स में। तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि अगर आप जीके का जैसे उसमें बीबीए में सर 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं और जामिया एमबीए की अगर हम बात करते हैं तो 34 क्वेश्चन है। तो दोनों को अगर जीके अगर 40 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो जो यहाँ हमारा टाइम बचता है एवरेज ऑन आपको 1 मिनट 1 मतलब जो रेशियो है 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होगा एवरेज ऑन। तो वो टाइम जो आप जीके से सेव करते हो वो आप मैथमेटिक्स में दे सकते हो। थोड़ा सा टाइम अगर आप इंग्लिश से अगर आप बचा लेते हो तो आप वो टाइम कहाँ दे सकते हो? मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स के लिए एवरेज ऑन जो टाइम हो जाता है वो 2 मिनट का आप कर सकते हो अगर आप जीके से इंग्लिश से टाइम सेव करते हो तब। अगर ज्यादा टाइम अगर आपने दे दिया जीके में ही तो टाइम आपके पास नहीं बचेगा, फिर मैथ सेक्शन आपसे सर जीके का सिंपल रूल है, एक बार पढ़ो, नहीं समझ आया छोड़ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जीके में सिंपल रूल है। ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ऐप पे तो सेवरल टेस्ट है, करंट अफेयर्स के भी आप टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स दोगे, बहुत सारे टेस्ट दोगे। इस टेस्ट को जो कंडक्ट करने का रीजन ये है कि आप यहाँ ग्रुप में बैठे हो, आपको जो फीलिंग आ रही है वो एग्जामिनेशन हॉल की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? सभी लोगों को आ रही है ना। अब इसमें एक दूसरे को बीट करना है तो आप प्रेशराइज होते हो। प्रेशर में आपका माइंड कैसे चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी चीज को अगर आप हैंडल कर लेते हो, सीख जाओ कि कितना भी प्रेशर हो, कितने भी बच्चे बैठे हो, कितनी भी भीड़ हो, उसमें हम अपने आप को कैसे बिल्कुल नॉर्मल रखना है, कूल रखना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करना है। तो टेस्ट देखिए, इसमें जो है हर स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हर स्लाइड में। उसके बाद आप उसको जल्दी से आप सॉल्व कर लोगे। 1 से लेकर के आपको 20 तक लिख लिया सभी लोगों ने कॉपी पे। उसके आगे आपको ऑप्शन लिखना है। जैसे ही टेस्ट का टाइम एंड हो जाएगा उसके बाद फिर हम आंसर बताएंगे सर, उसका डिस्कशन करेंगे, फिर आप लोग चेक करोगे, फिर इंडिविजुअल अपना स्कोर बताओगे, फिर उस स्कोर का एक एवरेज हम लोग निकालेंगे कितने मिनट में, टाइम जो सबसे कम कितना ले रहा है, सबसे ज्यादा कितना ले रहा है, तो एक उसका एवरेज टाइम हो जाएगा। सबसे ज्यादा सही किसने किया, सबसे कम सही किसने किया, उन दोनों को मिला करके एक एवरेज स्कोर हम लोग निकालेंगे। स्टार्ट कीजिए सर। ऑल ऑफ यू रेडी? 20 मिनट या 15? 15 मिनट रखिए, 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट, मैंने देखा क्वेश्चन। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ड्यूरिंग द टेस्ट, जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके ऑप्शन को, जो हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं ऑप्शन मैनिपुलेशन टेक्निक, वो कैसे यूज हुई है ऑप्शन में, स्पेशली आप जीके में देखिएगा। अगर आपने सिर्फ रटा है फर्स्ट नेम से या कोई और चीज इसमें, तो उसमें वो ऑप्शन भी आपको दिया हुआ होगा। देखिएगा, स्टार्ट करें। स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, पढ़ना है सिर्फ, ऐसा धीरे पढ़िए और फिर कॉपी में नोट कीजिए। ऑनलाइन में बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट। एक मिनट। 15 स्लाइड है ना? हाँ, 15 मिनट है। दोनों को 40 सेकंड होना चाहिए, 20-20 सेकंड रखते हैं, 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा एक स्लाइड का। तो फिर क्वेश्चन को टोटल 10 मिनट पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, कर लीजिए, सिर्फ 20 सेकंड ले रहे हैं। जीएस में थोड़ा कम टाइम करते हैं, इंग्लिश में टाइम बढ़ा देते हैं। अपनी रीडिंग एबिलिटी को भी बेटर रखना, सही से रीड करना। कभी रीड गलत आप कर लेते हो, और ऑप्शन को करेक्टली रीड करना। और रीड का मैंने बताया, रीड बोल के नहीं करते।
वन थिंग इज मोर है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी वर्क कर रही है, ठीक है 0. आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे, एट दैट मोमेंट आप ईमानदारी से माइनस करके अपने स्कोर बताओगे। नेगेटिव मार्किंग जब है हमारे एग्जाम में तो हमें नेगेटिव मार्किंग उसको वर्क करनी चाहिए। ऐप पे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ईमानदारी से ऑनेस्टली कैलकुलेट करना है। ये 20 क्वेश्चन थे पॉलिटी के बेस्ट, और इसके ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये ऑप्शन मैनिपुलेट किया गया है। सारे ऑप्शन इधर, सारे ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं उसी से रिलेटेड दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन पे भी आप ध्यान देंगे करेक्टली। अगर आपको बहुत गहराई से पढ़ा है तभी कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम है। नाउ अब इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है। पांच क्वेश्चन है स्लाइड में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम लेना है। टोटल टाइम सर इनका जो बचा वो 5 मिनट बचा हुआ है। 5 मिनट बचा हुआ है, 6 मिनट बचा हुआ है। एक पे 3 मिनट का टाइम है, ठीक है। 5 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम आपको एरर फाइंड करना है ये, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए सेंटेंस के लिए ए बी सी एंड डी, डी नो एरर है। 3 मिनट टाइम देख लीजिएगा। 3 मिनट कितना हो रहा है? 4:35 7:35 पे चेक। आप बोल देंगे मैं स्टॉप कर दूंगा। कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप इसमें। आपका हो जाए कोई बात नहीं, आप फिर भी करके बैठिएगा। कितना टाइम रिमेनिंग बचा हो? या टोटल अभी 4.5 मिनट बचा, 4 मिनट। 1.5 मिनट के बाद इससे मैं कर देता हूँ। अभी 1 मिनट 30 सेकंड बचे हुए हैं टोटल। 1 मिनट 30 सेकंड के बाद हटा देंगे। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। जो हमें YouTube पे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करके विद इन टाइम लिमिट आपको सॉल्व करना है। टोटल टाइम जो आपको सर ने जितना बताया उतना ही लेना है। इसके नेक्स्ट स्लाइड। डोंट डिस्कस टू ईच अदर। ये टेस्ट चल रहा है ना। One minute 20 seconds. 1 minute 20 seconds remaining only. You should read very carefully, और इसमें एरर है ये आपको करेक्टली फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंसेस है यहाँ पे ए है, इसमें नो एरर का भी ऑप्शन है। नो एरर का भी ऑप्शन है, ठीक है, ये जरूर याद हो सकता है सेंटेंस में कोई भी एरर ना हो, याद रखिएगा। 45 सेकंड। 45 सेकंड ओनली। 10 सेकंड तो 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब आपको एक्सप्लेनेटरी आंसर सर बताएंगे स्लाइड 1 से। सब लोग चेक करेंगे अपने अपने ऑप्शन, और जितने भी क्वेश्चन आपने किया है वैसे आपको एग्जांपल से समझा दूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, राइट। आपके 16 करेक्ट है, 16 करेक्ट है। मान लीजिए कि 4 आपके गलत हो रहे हैं, तो 4 करेक्ट स्कोर विल बी 50। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग करके सभी लोग बताएंगे। टाइम का तो कोई इशू नहीं हुआ किसी को। इस टेस्ट कंडक्ट करने का, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है मैथ्स का, और इसको यहाँ पर सिर्फ एक ही वो हम लोगों का एम ये है कि आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएं। इसी वजह से ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो अब सर एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग अपना चेक कीजिए। जी सर। पहला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको शेड्यूल्स कंप्लीट पता। ये क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए गए हैं, अगर इसको मैं सही से एक्सप्लेन करूं तो आपका पूरा पॉलिटी इसी में खत्म हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर सही से एक्सप्लेन करूं मैं अच्छा खासा टाइम लगा के तो पूरा पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, एक एक चीज जो सबसे बड़ी बड़ी चीज है ना वो इन्हीं 20 क्वेश्चन। आप देखेंगे शेड्यूल्स की बात होगी, आपको पता है टोटल कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, 4 शेड्यूल्स इंसर्ट हुए। जो पहला शेड्यूल इंसर्ट हुआ था वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, सेकंड शेड्यूल इंसर्ट हुआ था 52nd अमेंडमेंट 1985, जो
उसके बाद थर्ड शेड्यूल इंसर्ट हुआ था, वो 73rd अमेंडमेंट 1992, फिर उसके बाद 74th अमेंडमेंट 1992, जो 8, 9, 10 और 11 करके इंसर्ट हुए। सबको पता है, पहला हुआ था जो आपका लैंड रिफॉर्म, सेकंड हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ, थर्ड वाला जो है पंचायत, फोर्थ वाला म्यूनिसिपैलिटी। मतलब 8 + 4 टोटल कितने हो गए? 12। तो इसमें से अगर हम देखेंगे जो 8th शेड्यूल है ना, ये लैंग्वेज की बात करता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे नो एरर है। सेकंड शेड्यूल आपको पता है यहाँ पे रेम्युनरेशन या फिर सैलरी की बात करता है। ये किसकी बात करता है? सैलरी की बात करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही है, यही सही से मैच नहीं है, क्योंकि आपका फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा सीट्स की बात करता है, बिल्कुल सही है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, जो कि 1985 में आया था। आपको पता है 52nd अमेंडमेंट 1985 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। एक सेकंड का टाइम ले लूंगा। लास्ट ईयर मैंने जैसे कई बार इस बात को कहा, एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, और बच्चे ने, जिस बच्चे की मैथ बहुत अच्छी थी, वो प्राइम पे क्लिक करके आया, टिक करके आया। यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखा हुआ है? आपकी रीडिंग एबिलिटी बेटर नहीं है तो इस नॉट को आप स्किप कर जाओगे और आपको लगेगा पहला ही हमारा सही है, शेड्यूल मैच, आपने इसी पे टिक किया। आगे घर आने के बाद अगर आप सोचते हो तो आपके लिए कोई वो बेकार हो गया, आपने किसी वजह से गलती की, गलती मानी जाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? देखिए नॉट। सर ने जानबूझ के बहुत टैक्टिकली क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच, ये मैच है, ये मैच है, ये मैच है, कौन मैच नहीं है? तो इस तरह से आपको रीडिंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी है अपनी, करेक्टली रीड करें एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, पहले second question है, which among the following were inserted in the constitution on the recommendation of the Swan Singh committee? Swan Singh committee ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया था, सी ऑप्शन है। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो ये हमारा हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंसर्ट हुआ था भाई स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। और इसे हमने कहां से बोरो किया? यूएसएसआर से, रसिया से बोरो किया था। और इसमें पहले हमारे पास टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, एक और ऐड हुआ है 11, जिसे हम बोला गया है एजुकेशन का जो है वो 2002 86 अमेंडमेंट 2002 में इंसर्ट किया गया। हमारे पास पहले टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, सॉरी 10 थी, अब 11 हो गई है। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चंस? अब देखिए हम लोग ऑप्शन की जो बात करते हैं, आप यहाँ पे देखिए फंडामेंटल, अगर आपने सिर्फ पहला वर्ड आपने कैच किया तो फंडामेंटल यहाँ पे भी है, फंडामेंटल यहाँ पे भी। फंडामेंटल यहाँ पे क्या लिखा गया है? फंडामेंटल कहाँ लिखा गया? ड्यूटी। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम में, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट आईआईटी में यूज की जाती है। बिलीव कीजिएगा किस तरह से कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट उसको आपने याद किया हुआ है, फंडामेंटली अगर आपके दिमाग में है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट। और यहाँ पे देखिए शेड्यूल की बात की गई, इसके लिए आपको पता है ना पार्ट कौन सा है? 4A। और आर्टिकल कितना है? 51A। एक ही क्वेश्चन से कितनी, एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा जो है ना, जितना फंडामेंटल ड्यूटी पूरा क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन से क्या क्या है सब यहाँ पे क्लियर हो गया। 42nd अमेंडमेंट 1976, और पहले 10 थे, अब 11 आ गया। हमारा आर्टिकल क्या है, हमारा पार्ट क्या है, और कमेटी कौन सी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। सबको ये सबको याद रहेगा, मेन पॉइंट ये है यहाँ पे। एक कमेटी का नाम आप भूल जाओगे, स्वर्ण सिंह कमेटी इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको क्वेश्चन? ऑनेस्टली अपना कैलकुलेट करते चलो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसेस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ये भी किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। ये कौन सा अमेंडमेंट है? 61st अमेंडमेंट कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में बाई राजीव गांधी, जब हमारी वोटिंग एज को 21 से हटा के 18 कर दिया गया। इसके बाद मैंने एक चीज आपको और बताया था कि इसके बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये सिंगल बॉडी से ट्रांसफर होकर मल्टीलेटरल बॉडी बना था। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन एक होते थे, अब 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमीशन, टोटल 3 लोग होते हैं। तो ये इसी के बाद हमारा क्या हुआ था, वो चीफ इलेक्शन कमीशन हमारा एक मल्टीलैटरल बॉडी बना था। ठीक है, और एक चीज और मैं बताऊं, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने में 3 लोगों का रोल रहता है, अपोजिशन लीडर और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर। जो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ अभी जल्दी कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक गवर्नमेंट अपने तरफ से एक बंदे को इंसर्ट करेगा। बट अभी ये पूरा प्लान हुआ नहीं है, बट ऐसा उन्होंने प्लान तैयार किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां से हटाया जाएगा। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए 3 लोगों की जरूरत, और टोटल मेंबर कितने होते हैं? 3 मेंबर होते हैं।
ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी कब हुई थी? 9th ऑफ दिसंबर 1946। और यहाँ पे जो चेयरमैन थे हमारे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसी के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी, सेकंड मीटिंग इसी के बाद हुई थी 11th ऑफ दिसंबर, थर्ड मीटिंग 13th ऑफ दिसंबर। क्लियर है सबको ये? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बनाने के लिए कौन सी असेंबली थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोग नोट भी करते चले, अच्छी तरह से नोट कर लें, आपकी नॉलेज इनहांस होगी। एक क्वेश्चन से कई चीजें आप सीख रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। रिजल्ट पे बाद में फोकस करना, पहले आप ये जो चीजें सर बता रहे हैं आप करेक्टली आप इसे नोट करें अच्छी तरह से। नोट कर रहे हो ना? सही किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशंस द असेंबली वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और प्रेम्बल से भी क्वेश्चन आता है, प्रेम्बल से रिलेटेड। तो प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। जो हमारा प्रेम्बल है, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, ये भी कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट तो बाद में ऐड हुआ था, बट बेसिकली जो और चीजें हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951, जिसे हम लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट था जो हमारा 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। टोटल शेड्यूल्स हमारे टोटल है 12 शेड्यूल्स। ये 9th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। बाकी अमेंडमेंट का भी आप लोग चाहे नोट कर लें, 8 और 9। 8th अमेंडमेंट पहले से ही था। अगर 9th अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट है? ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ है। एक ये अमेंडमेंट है, शेड्यूल से नहीं है, ठीक है? ये अमेंडमेंट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो होते रहते हैं, टोटल 104 105 रहते हैं, इससे रिलेटेड नहीं। आपको जो शेड्यूल से रिलेटेड है ना वो जरूरी है। टोटल 4 हुए थे, वो मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बता दिए। अमेंडमेंट से रिलेटेड यहाँ पे वो तो हर साल होते रहते हैं, तो वो आपसे नहीं पूछे जाते। जैसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट है, तो 101 इज द रिलेटेड टू द जीएसटी। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पूछ लेंगे कि जीएसटी इन फोर्स कब हुआ। ये अमेंडमेंट आया, जीएसटी का आया था 101 अमेंडमेंट 2016 में आया था, लेकिन जो अप्लाई हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में हुआ था। तो ये अप्लाई और आना दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों को मिक्सअप मत कर देना, ठीक है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी का आया था 2016 में आया था, बट अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो 101 अमेंडमेंट है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, एक चीज हम और कहेंगे आप लोगों से, जब आप लोग ऐप पे भी टेस्ट देते हो ना, चाहे सेक्शनल चाहे मॉक्स, जैसे सर एक्सप्लेनेटरी आंसर दे रहे हैं ना, वहां पे भी आपको डिटेल दिया रहता है। चाहे वो करंट अफेयर्स का आप टेस्ट देते हो, चाहे कोई भी मॉक्स देते हो, तो उसको सॉल्यूशन को आप करेक्टली देख लिया करो, इससे बहुत बेनिफिट्स मिलता है। To become a member of Lok Sabha, what should be the minimum age of the candidate? तो लोक सभा 25, आपसे लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पूछ ले, विधानसभा, तो वो भी 25 है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी कितना है? 25। तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए 25 है। 30 आपका राज्यसभा के लिए, किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। 35 आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए है। क्लियर है ये पॉइंट? 35 और 18 ये वोटिंग एज है। ये किसकी एज है? वोटिंग एज है। और 21 हमारी जो एज है वो जो हमारे लोकल इलेक्शन होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए, उसके लिए मिनिमम एज आपकी 21 है उस इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। वोटिंग एज हमारी 18 है और वहां पे इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, ठीक है? ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, इसके ऑप्शन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन जो हमारा डिजाइन किया जाता है पूरी तरह से, ये नहीं किसी बुक से लिया गया टाइप कर दिया, सबने काफी मेहनत की है। ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं कि अगर आपने सिर्फ नंबर्स याद किए हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन। तो ये हमने रसिया से लिया, ये एक और नाम से दे देगा यूएसएसआर से, तो कंफ्यूज मत होना। यूएसएसआर ही रसिया था पहले, रसिया पहले यूएसएसआर था, अब रसिया है, बट पहले ये यूएसएसआर था। ये हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज 1976।
ठीक है, यूएस से क्या लिया गया था याद है? फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। वेरी गुड। साउथ अफ्रीका से इमरजेंसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। अगर देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन है, इनकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया जो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 के बीच में है। ठीक है, ये हमने यूएसए से हमने लिया पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और यूएसए से हमने लिया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंक पे रहेगा, ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। हमने साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसेस लिया है। अमेंडमेंट प्रोसेस हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका, जो हमारे आर्टिकल 368 में मेंशन है। और हम बात करेंगे कनाडा से। कनाडा से हमने जो हमारा वो रूल ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, कनाडा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पावर है सेंटर का वो ज्यादा होगा और वहां पे जो स्टेट होंगे वो सपोर्टिव होंगे। ठीक है, तो ये जो है कनाडा से हमने लिया है कि सपोर्टिव स्टेट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर। ये जो सिस्टम है हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया। ये चारों ऑप्शन से हमने एक बार आप नोट कर लें, चाहे तो नोट कर लें। और अगर यहाँ पे मैं कुछ और ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया, ग्रेट ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है। आपने जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड से हमने इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है। जो 12 मेंबर्स होते हैं कहां पे? राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने आयरलैंड से लिया, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और कनाडा हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हम अपने कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं और रूल ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। क्लियर है सारे पॉइंट्स? व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड, कमेटी का नाम बताओ पहले आप लोग। 1953 है, जिसका नाम है फजल अली कमीशन। जिसका नाम क्या है? फजल अली कमीशन। इन्होंने सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेस पे कौन सा स्टेट बनाया था? आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे अलग होकर एक स्टेट बना था, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कुछ और कमिटीज हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन इन सबने लैंग्वेज के बेस पे नया स्टेट बनाने से मना कर दिया था। जैसे कि आप नाम सुनेंगे डीपी धर और जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पंत, ये जेवीपी कमेटी। एक जेवीपी कमेटी थी, एक डीपी धर कमेटी थी, एक फजल अली। ये दोनों ने मना कर दिया था कि हम लैंग्वेज के बेस पे कंट्री को डिवाइड, स्टेट को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फजल अली कमेटी आया कब? 1953 में। इन्होंने कहा नहीं, हम लैंग्वेज के बेस पे नए नए स्टेट बना सकते हैं। तो पहला स्टेट जो बना वो आंध्र प्रदेश, और कब बना था? 1953 में। क्लियर है सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था ना वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन इन्फोर्स की बात अगर हम करते हैं तो 26 जनवरी, जो आप 26 ऑफ जैन की बात करते हैं 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे की तरीके में मनाते हैं, हम इसको हमने कंप्लीट यहीं पे कर लिया था। लेकिन हमने इन्फोर्स किया था यहाँ पे क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज का डिमांड जो है वो 26 जनवरी को ही लाहौर सेशन में डिमांड किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने यही डेट डिसाइड किया था कि हम इसी डेट को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे। तो हमने 26 जनवरी को इसलिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया था और हम 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। Who is the highest legal officer of Union Government of India? अटॉर्नी जनरल, अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं आर्टिकल 76 में मेंशन है। जैसे देखिए हमारे कोर्ट में 90% के आसपास जो केसेस होते हैं ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होते हैं। आम लोगों के केसेस कम होते हैं, सबसे ज्यादा केस किसके अगेंस्ट में होते हैं? गवर्नमेंट के। अब सरकार के ऊपर केस हुआ है तो सरकार के लिए भी तो वकील चाहिए ना, तो वकील सरकार का कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। क्लियर? और ये कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये एक तरीके से ऑडिट करता है कितना खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या। प्रेसिडेंट और सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन होता है?
किसी को कुछ पता? अटॉर्नी जनरल के अंडर। तो इसी तरीके से स्टेट में भी होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस हो गया तो उस केस को कौन देखेगा? तो वहां पे होते हैं एडवोकेट जनरल। वहां पे कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। ये स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हर एक स्टेट के। सेंट्रल के लॉ ऑफिसर का नाम है अटॉर्नी जनरल और स्टेट के लॉ ऑफिसर का नाम है एडवोकेट जनरल। और अटॉर्नी जनरल के अंडर में कौन आता है? सॉलिसिटर जनरल। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा? सच्चिदानंद सिन्हा से क्वेश्चन ये आता है कि हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वहां पे आप सच्चिदानंद सिन्हा, और जहां पे परमानेंट की बात आती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये टेम्परेरी थे, इन्हें इसलिए बनाया गया था कि वहां पे सबसे ज्यादा उम्र के सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, सबसे ओल्ड एज के, तो इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया था, लेकिन इन्हें टेम्परेरी के तौर पे बनाया गया था। परमानेंट हमारे बने राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, नेशनल कमीशन ऑफ SC STs वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छे से इंसर्ट किया गया था। 1989 एक्ट ही कब हुआ था? 1989 एक्ट है। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। एक 338, 338A, 338B। अब इन तीनों में फर्क क्या है कि देयर शैल बी अ कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, देयर शैल बी अ कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, देयर शैल बी अ कमीशन फॉर OBC। ये तीनों आर्टिकल, कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड कमीशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास। क्लियर है? और जो SC ST का एक्ट आया था वो 1989 में आया था, ठीक है। 14 विच हैव द राइट टू स्टार्ट एन इंडियन सर्विसेज। देखो, इंडियन सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 312 में, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो कितने आर्टिकल 312 में मेंशन है। यूपीएससी की बात करें 315 है, ऑल इंडिया सर्विसेज 312 है। तो राज्यसभा के पास ही पावर है कि किसी भी नए सेक्शन को ऑल इंडिया सर्विसेज के रैंक में, जैसे फॉरेस्ट है अभी, फॉरेन सर्विसेज, इन सबको अभी क्या है इनमें रखा गया। अगर मान लो कोई और नया डिपार्टमेंट चाहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में हम एड अप करना चाहते हैं तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर में है। राज्यसभा हैज द पावर टू मेक अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। क्वेश्चन 15 हमारा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर आर्टिकल 108। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल पूछा गया 108 है, पूछा जाएगा ये जो जॉइंट सेशन है ये कॉल कौन करता है? तो इट्स कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। फिर एक क्वेश्चन बनता है प्रिसाइडेड बाय द, कि इस सेशन को प्रेसिडेंट ने बुलाया लेकिन जो वो एक कुर्सी पे नहीं बैठे होते जो ऐसे हथौड़े लेके चुप हो जाओ, तो उसे बोलते हैं प्रिसाइडेड ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो इसको प्रिसाइडिंग करेंगे, कौन प्रिसाइड करेगा? स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। अब ये होता क्या, जैसे कि कोई बिल हुई जिसपे बात नहीं बन रही है, लोकसभा से पास हो, राज्यसभा में जाके वो पास नहीं हो पा रही और वो कंट्री के लिए जरूरी है, तो प्रेसिडेंट उस केस में लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुलाएगा कि आओ एक साथ बैठ के इस बिल पे हम डिस्कशन करते हैं। तो बिल पे डिस्कशन करेंगे और फिर उसे ही पास करेंगे अंडर 108 आर्टिकल। और हमारा 16th क्वेश्चन है, द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एनविस्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 32। ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, जहां पे हम बात करते हैं हैबस कॉर्पस, मैंडेबल, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो की बात करते हैं। टोटल हमारे इतने ही रिट्स है, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 32 है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 226 है। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल है, लेकिन हमारा पूछा गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है 32। अगर ये 2 आर्टिकल और दिए हुए, ये पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का था, ठीक है। ये अब 300A में शिफ्ट कर दिया गया है, इज अ लीगल राइट, ठीक है। अंडर आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 1978 के अंडर में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी शिफ्ट कर दिया गया 300A में। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो ये हमारे जो रिलीजियस राइट्स की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टोटल है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, 25 से लेके 28 तक है। क्लियर है पॉइंट? नोट करते चलो आप लोग।
आप लोग बातें मत करो, इधर फोकस हो, सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर 25 इन इंडिया? 25। सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सी बनी? अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अमरावती हाई कोर्ट सबसे नई हाई कोर्ट जो 25 नंबर की हाई कोर्ट बनी है। 18th क्वेश्चन है, a no confidence motion against the union government can be initiated in which of the following? ये अच्छा क्वेश्चन। लोकसभा, राज्यसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा और ओनली लोकसभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओनली इन लोकसभा। ठीक है, ओनली इन लोकसभा। अब इसका मतलब क्या, उसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए? कम से कम 50 मेंबर इसको सपोर्ट करने चाहिए। 50 में नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है पहले वो समझ लो। जब हम गवर्नमेंट को उसकी पोस्ट से हटा, जैसे अभी जैसे गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे, तो इससे क्या होगा, अगर ये मोशन पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबको इस्तीफा देना पड़ता है और दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो इसको बोला जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इसके लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता। ये प्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में, पास करने के लिए तो 273 मेंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन कम से कम 50 मेंबर्स के सपोर्ट के बाद ही इसमें क्या होगा, टोटल 10 दिन का टाइम मिलता है जो करंट टाइम में गवर्नमेंट है कि 10 दिन के अंदर में आपको प्रूफ करना है कि यू हैव द पावर। ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या है। Who is the Chief Justice of Supreme Court of India? डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन ए इज द आप क्या याद करते हो? वाई चंद्रचूड़। सिर्फ लर्निंग के क्या लगते हैं? सिर्फ जब आप लर्न करते हो तो वाई चंद्रचूड़। अब ये डॉक्टर जस्टिस धनंजय, ये आपने देखा ही नहीं। ये सारे ऑप्शन को सही देखिए, सारे ऑप्शन कितने अच्छे करेक्टली दिए गए इसमें, सभी ऑप्शन। आपने ये फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस देखा, हीरालाल जेकानिया, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन जो चीफ जस्टिस है हीरालाल जेकानिया। ठीक है, और हम फिर 20th क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भी मैंने बताया टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात होगा जो है राजीव कुमार, और ये सुनील अरोड़ा पहले थे, सुशील चंद्रा भी थे और शिव कुमार सेन भी थे। ठीक है, ये फर्स्ट थे, ये सब चारों रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कौन है? राजीव कुमार। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, जो क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, ये नहीं कि किसी बुक से लेकर टाइप करा दिया जाए, ऑप्शन पे पूरा काम किया जाता है। वो टेक्निक यूज की जाती है कि आपने अगर सिर्फ आपने सारा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ऑप्शन को करेक्टली देखा करें आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अब कम टू द इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग आते हैं। चलो हम इंग्लिश पे आते हैं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न साइंस, जो कि एक सब्जेक्ट, उसके साथ हैव नहीं हैज आता है। तो फर्स्ट में ए, मैंने स्टार्टिंग में नाउन याद करो, मैंने बोला था कोई भी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। कोई भी साइंसेस कोई वर्ड ही नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं। मैंने कहा था कोई भी सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे हैव नहीं क्या आना था? हैज आना था। पहली गलती वही, स्टार्टिंग में ही गलती थी, आगे पढ़ने की जरूरत है। आगे देखते हैं। टीना विल गो टू बी में है। अब देखो किसकी, कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। टू सिस्टर्स किसके हाउस, हिज, हर कुछ होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ ना कुछ एडअप होना चाहिए, मतलब एरर यहीं पे आप कुछ भी लगा सकते हो। माई, हिज, हर। तो एरर किस पार्ट में था? बी पार्ट में। सेकंड का बी फॉर बॉम्बे, सेकंड का बी है और फर्स्ट का ए है। थर्ड पे आते हैं। वी डू नॉट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट्स एंड सम कन्वीनियंसेस। क्योंकि एंड के बाद आने पे दोनों सेम होते हैं। आपको एक नहीं 1000 बारी बताया गया है। ये क्या नहीं बताया गया आपको कि एंड के बाद जो केस इधर आया वही केस इधर भी आएगा। इधर अगर कंफर्ट्स आया है तो इधर क्या आएगा? कन्वीनियंसेस आएगा। क्या आपको थोड़ा बहुत याद आया कि बताया गया आपको?
कितनी बारी चीख चीख के बताया गया। अगला देखते हैं, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी। थर्ड का आंसर क्या लिखा आप लोगों ने? डी। डी में एरर। ठीक है, इसमें डी में एरर है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डोंट। अब फिजिक्स क्लास के लिए क्या आया है? डोंट आया, और फिजिक्स क्लास सिंगुलर है ना कि प्लूरल है, तो यहाँ पे डज नॉट आएगा। तो एरर किसमें है? डी ऑप्शन में। ये किसके लिए आया है डोंट? फिजिक्स क्लास के लिए। तो फिजिक्स क्लास के लिए क्या आएगा? डज आएगा, ना कि डू नॉट आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास के लिए क्या आएगा? डज नॉट आएगा, ना कि डू नॉट। समझ आया या फिर ऊपर से निकला? आ गया ना? ठीक है, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ हर। समझ गए आप लोग? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दो कॉन्सेप्ट बनता है इसमें। जब आपको डॉटर्स इन लॉ बोलना, देखो अगर आपको इसका प्लूरल बोलना है, डॉटर, डॉटर इन लॉ होता है ना, डॉटर इन लॉ ये होता है, मतलब एक डॉटर इन लॉ की बात हो रही। अगर एक से ज्यादा डॉटर इन लॉ है तो यहाँ पे एस नहीं लगाना, आपको डॉटर्स इन लॉ लगाना। और यहाँ पे कहां पे लगा दिया? डॉटर इन लॉ। अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है तो फिर आप यहां पे करेंगे डॉटर इन लॉज, फिर आप लास्ट वाले में लगाएंगे। मतलब एपोस्ट्रोफी लगाना है तो लास्ट में लगाएंगे, और प्लूरल बनाना है तो डॉटर में लगाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं कंपाउंड नाउन के। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी। क्लियर? इसमें तो एरर मिल गया होगा फिफ्थ में। ठीक है, फिफ्थ वाला एक बार और। जी, फिफ्थ वाला एक बार और कह रहे हैं। कौन सा वाला? सेकेंड वाला। सेकंड में करें। टीना विल गो टू सिस्टर्स हाउस। कौन से सिस्टर्स के हाउस? यहाँ पे कुछ लगाना था, हिज या फिर हर या फिर माय लगाना था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर हो गया आपका? सेकंड, इसमें बी में एरर लाई होती है। टू के बाद आपको हिज या हर या माय सिस्टर पुट करना है। ठीक है, कुछ भी आपको पुट करना था यहाँ पे, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे आपको पुट करना था, जो वहां पे पुट नहीं था। रणबीर कुड, देखो एकदम कहते ना बच्चों वाला सवाल था। रणबीर कुड नॉट वेंट, मैंने कितनी बार बताया, जहां पे भी मॉडल्स होते हैं उसके साथ हमेशा V1 आता है। कुड नॉट गो। क्लियर है ये पॉइंट? आगे देखते हैं, हर हेल्थ हैज बीइंग क्या होता है? स्टीडली इंप्रूविंग, सिंस आपको दिखाई दे रहा इंप्रूविंग लिख रहा है, सिंस लिख रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो वो होता है हैज बीन, ना कि बीइंग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बीन होता है, हैज बीइंग नहीं होता है, हैज बीन होता है। आई आस्क्ड ध्रुव व्हेन ही हैज प्लांट। अब देखो यहाँ पे दो एरर है, लेकिन एक पार्ट में ही है। ये प्लांट्स भी गलत है और ये हैज भी। आपने देखा है ये है किसमें? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो, आस्क्ड ध्रुव व्हेन। ठीक है, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में जब यहाँ पे पास्ट रहता है तो यहाँ पे भी तो पास्ट ही रहता है। हमेशा क्या रहता है? अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया ना, मतलब अगर यहाँ पे पास्ट है तो ये भी किसमें रहता है? पास्ट में। तो यहाँ पे क्या आना था? हैड प्लान्ड आना था। क्लियर है? मतलब पार्ट में कौन से में एरर है? बी वाले में। क्लियर? नाइन्थ में आते हैं, द न्यूज। द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैज आएगा, डी वाला एरर है। अब देखो द न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। आपको NEWS दिख गया, जहां पे आपको जैसे आपको रटा हुआ है, बॉय के आगे बॉयज लगा दिए तो प्लूरल हो गया, काउ के आगे काउज लगा दिया तो प्लूरल हो गया, तो आपको न्यू के आगे न्यूज लगा दिया तो आपको लगेगा प्लूरल ही है। तो प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है। और न्यूज के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है? हैव, जो कि आनी थी क्या? हैज, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल। ये आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया गया है। क्लियर है? स्टूडेंट शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स and political demonstration as they interfere in serious studies.
स्टडी नहीं, स्टडीज होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब आप लोग अच्छे से मैचअप करिए और आप लोग देखिए, काउंट करें, काउंट करके बताएं, काउंट करके बताइए आपका क्या सही सही हुआ है क्या गलत है। मेरे दो पॉइंट जी इंग्लिश में दो मेरे इंग्लिश में दो गलत पॉइंट प्लान्ड होगा, प्लान्ड प्लान्ड प्लान्ड। क्वालिटी में दो गलत है। सब पास में ही रहेगा। अब आप लोग ये बताइए, मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। सब लोग बताएं किसी का कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे कोई नंबर ए है, नंबर यही सही ऑफ बता दो। अटेम्प्ट किया है 30, करेक्ट कितना हुआ तुम बताओ। अब नाम, हाँ, कितने सही हुए आपके, सब लेते हैं। आपके टोटल 25 मार्क्स है। आपका ए मैं नाम लिख रहा हूँ, अटेम्प्ट क्वेश्चन 30 है, करेक्ट कितना किया आपने? 26 करेक्ट किया। रॉन्ग कितना है? 4, यानी कि 1/4 और माइनस करोगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 25। ए, आप कुछ मैं रैंडम ले लेता हूँ, सारे बच्चों को नहीं लिखूंगा। 30 अटेम्प्टेड है और उसमें आपने सही कितना किया है? 26, वही 25। गलत भी किया कि नहीं? चार गलत हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि 1/4 माइनस करोगे तो 25 आपका भी स्कोर हो रहा है। एनीवन, आप सी 30 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कितने किए? 20 आपके सही है। गलत कितने हुए? ईमानदारी से काउंट करके बताइएगा। अटेम्प्ट मैंने बहुत सारे करे। अटेम्प्ट की बात नहीं होती, जितने भी आपने अटेम्प्ट गलत किए हैं, कितने हैं वो जिसमें बताइए गलत हो रहा है वो आप बताइए। रॉन्ग सब लोग काउंट कर लो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी। 7 गलत हो रहे हैं। 1.75। तो और 7 20 अटेम्प्ट नहीं करे मैंने, अटेम्प्ट ज्यादा करे। आपके करेक्ट कितने हुए ये बताइए। टोटल क्वेश्चन तो 30 था, अटेम्प्ट से मत करिए। 20 करेक्ट हुए हैं, 7/4 आपके गलत हुए हैं, यानी कि 1/3/4 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 17, ये बचेगा 18.25। 18.25 ये आपका स्कोर होगा। और कोई रैंडमली आपने 17, देखिए अटेम्प्ट तो सबका 30 मानूंगा मैं। अटेम्प्ट करेक्ट कितना किया आपने? करेक्ट कितना किया आपने? 17 किया है। रॉन्ग 6 रॉन्ग हुए हैं, तो यानी कि आपका 1.5 नंबर और इसमें से आपका कम हो जाएगा। 15.5 आपका स्कोर हो गया। और कोई और बताएगा? ऑनलाइन में भी ले लो 2-4 लोग, अपने स्कोर बताओ कोई भी। एनीवन, आपने 30 तो क्वेश्चन ही था, करेक्ट कितना हुआ आपके? 19 करेक्ट हुआ है। गलत कितना किया आपने? 11 गलत कर दिया तो स्कोर ये 2 नंबर हो गए और ये 2.75 यानी 16.25। 16.25। और कोई ऑनलाइन में अपना स्कोर बता दीजिए कितना। हाँ, करेक्ट कितना किया? अटेम्प्ट सही कितने हुए आपके? 24 और 6 आपके गलत हो गए, यानी कि कितना बन रहा है? 22.5। और कोई है ऑनलाइन में? 2-4 लोग और 30 क्वेश्चन थे और सर करेक्ट कितने हुए? करेक्ट बताइए, अटेम्प्ट छोड़िए, करेक्ट कितने के? अच्छा, मतलब 21 अटेम्प्ट के 12 आपने करेक्ट किया है, बाकी आपका गलत हो गया। 12 नंबर 9 यानी 2। हाँ, तो मुझे वो मिल जाएगा, यानी कि ये 2 8.75। और किसी को कोई बताएगा जिसका सब सही हो? कोई ऐसा बंदा है जिसके सारे क्वेश्चन सही हो? एनीवन? नहीं हुआ है। किसी का और ज्यादा गलत हुआ इससे? जो हम लोगों ने बोर्ड पे मेंशन किया है, किसी का इससे ज्यादा सही हो रहा है? जैसे 25 अभी हाईएस्ट चल रहा है हमारा। 22 सही हुए यानी आपके 20 मार्क्स आए। कितने हुए? 17 में से 6 गलत, 15.5 17 आपने मतलब सही किए हैं, गलत कितने हुए? 6 हुए। 6/4, यानी कि 1.5 नंबर और कट जाएगा। 15.5 आपका स्कोर हो जाएगा, राइट। और कोई बताएगा किसी का पूरा सही हुआ हो? 30 में आपने 24.5। हाँ, और आपका गलत कितने हुए? 4 गलत हुए, यानी कि 1 माइनस हो गया। 26 22 सही है। बताइए, आपका करेक्ट है 22, गलत है 6, तो 6 1/4 20.5 हो जाएगा। 20.5
देखिए टाइम का इश्यू तो नहीं हुआ ना। अब यही जो टाइम होता है आपको जीके और इंग्लिश से कुछ ना कुछ टाइम आपको सेव करके रीजनिंग पे या मैथ पे जो सेक्शन टफ हो वहां पे देना चाहिए। इसी वजह से हम लोग मैथ्स को कहते हैं कि आपको 2 मिनट का टाइम एवरेज ऑन मिल सकता है। आपको जीएस और इंग्लिश से टाइम बचाना है, और वो तब बचेगा जब आप लोग मीन सर कितना लेना सही है से इसका? करेंगे। इसका मीन क्या लिया जाए? हाईएस्ट लोएस्ट से कर लिया जाए, सबको करना तो मुश्किल है। हाईएस्ट जो गया है 25 2-3 लोगों का गया। 25 कई लोगों का है। और लोएस्ट कितना गया है? ये अभी कुछ तक यहाँ पे था 8.75 8.75। तो ये दो लेते हैं, लोएस्ट काफी ज्यादा जा रहा है। और बीच का ले लेते हैं 50। वैसे 20 ज्यादा आ रहा है, 18-20 ज्यादा बच्चों का आ रहा है। 18-20 ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 18 ले लें या 50 ले लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कितना हो गया? 40/2। तो एवरेज कितना आ रहा है, ऑसिलेट कर रहा है हमारा 20 नंबर के आसपास, वही 18-20 लगभग सबका आ रहा है, 20 नंबर के जब आसपास। रिजल्ट आता है तो आपकी मेरिट ऐसे ही ऑसिलेट करती है, 0.25 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, इससे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होती है। तो इससे आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, वो टाइम सेव करके हमें कहाँ देना है, और हमारी एक्यूरेसी क्या है, पढ़ने का स्टाइल। इसी तरह से जो आपको ऐप पे जो टेस्ट दिए जाते हैं उसके सॉल्यूशन को करेक्टली आप लोग रीड कर लिया करें, उसमें डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सर, बहुत एफर्ट लगाया सर ने, पूरे क्वेश्चन को किया, और ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। सर ने क्वेश्चन दिया, शिवाली मैम ने पूरा दिन उसको बैठ के टाइप किया, प्रेजेंटेशन बनाया गया आप लोगों के लिए। सिर्फ आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए कितना एफर्ट लगाया गया, तो आप लोग भी इसी तरह से कड़ी मेहनत करें, टाइम को अपने बर्बाद ना करें और पॉजिटिव थॉट रखें। जिसके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं उनको वरीड होने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि किस वजह से हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उस चीज को आपको एनालाइज करना है और उस पर काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।